अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप ये देखें कि बैनुल-अक़वामी तौर पे और हमारे अंदर कितना फ़र्क है। हम 24 करोड़ लोग हैं और हमें एहसास ही नहीं है कि हमारे अपने हमसाये ममालिक में क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हम उससे कितना पीछे रह गए हैं। अब हम बाकायदा इस लेवल पे आ गए हैं कि शायद किसी को हमारी परवाह नहीं है। आपको मैं दो बातें बताता हूँ, दो इंतहाई अहम बातें हैं कल की। और कल मैं पूरा रात पाकिस्तान का मीडिया देखता रहा और मुझे ये मीडिया में नज़र नहीं आई। मुझे क्या नज़र आया, मुझे आया कि जी कराची में बारिश हुई है, पानी खड़ा हो गया, लोग कोस रहे हैं। MQM भी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पीपल्स पार्टी भी बता रही है हमने क्या काम किया, मेयर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। फिर लाहौर में जो बारिश हुई थी जी, वासा वालों की किस तरह से शाबाशें दी जा रही हैं और मरियम नवाज़ जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को मिल रही हैं जी और उनको शाबाशें दे रही हैं और वो कामयाबी हासिल करने वालों से। बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कल आप देखें कि सबसे अहम खबर जो थी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी रशिया गए और रशिया में जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो वहाँ पे बातें हो रही हैं, मैं आपको उसके मतलब भी कुछ बताऊंगा। और उससे ज़्यादा अहम बात यह थी कि कल सऊदी अरेबिया ने सर्टनली G7 ममालिक को धमकी दे दी। आप सोचें कि सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर, डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, टोटली डिपेंडेंट है यूरोपियन इकोनॉमी के ऊपर, और उसने उनको धमकी दे दी। और उसने उनको बड़ी तगड़ी धमकी दी उसने, यानी कि छोटी मोटी धमकी नहीं दी है। यानी चलते चलते उसने ये नहीं कह दिया जैसे शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी थी ना कि हम कोई एक और ब्लॉक बना लेंगे। उसने ये नहीं बातें की, उसने लूज टॉक कोई नहीं की है। बड़ा नपी तुली और मैं अपना सोची समझी जो टॉक थी वो सऊदीया की तरफ से कल आई। उसका एक बैकग्राउंड है, पहले आपको बैकग्राउंड बता दूँ। 2 साल हो गए यूक्रेन और रशिया की जंग को, और इन 2 सालों में वेस्ट ने बड़ी कोशिशें कर ली कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगें, रशिया की करेंसी ना एक्सेप्ट हो, रशिया के एसेट्स को कन्फिस्केट किया जाए। सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन वो यूक्रेन को उसके जंगल से अभी तक आज़ाद नहीं करा सके। अच्छा, उसके ऊपर आप ये देख लें कि जो यूरोपियन इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है, क्योंकि रशिया का जो मेन इम्पोर्टर है गैस का ख़ास तौर पे और तेल का, वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका तो नहीं है। तो सैंक्शंस अमेरिका ने लगवाई, सैंक्शंस उसके कहने पे लगाई गई, लेकिन सफ़र जो है, इन्फ्लेशन जो है पूरे यूरोप की है, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ग्रीस हो, स्पेन हो, वहाँ पे अब उसको काफ़ी तकलीफ़देह हो गई भी है उनके लिए। तो इन्होंने क्या किया कि रशिया के सारे एसेट्स जो थे यूरोप में उनको सीज किया। बताओ, उनकी वैल्यू बनती है $300 बिलियन। ये तो 2 साल पहले का सीज किया हुआ था, और उस एसेट्स के ऊपर जितना उनको इंटरेस्ट आता था, को $3.5-4 बिलियन सालाना जो है वो यूक्रेन को देते थे कि ये यूक्रेन जो अपनी जंग में इस्तेमाल करेगी, और रशिया का पैसा है वो यूक्रेन को जा रहे हैं, उनके लिए तकलीफ दे बात थी। तो अब परसों जो हुआ, परसों रशिया ने नए सिरे से बॉम्बिंग की, उसमें एक कोई गालिबन स्कूल भी हिट हो गया और उसमें 25 बच्चे जो थे वो बेचारे हलाक हो गए। अच्छा, उनको गाज़ा के बच्चे नहीं नज़र आते, उनको रफ़ा कैंप के बच्चे नज़र नहीं आते, उनको अल जबल में बच्चे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वो यूक्रेन में जो हुआ उसके ऊपर सारे भड़क उठे। और यूरोपियंस ने कहा, यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने, कि हम रशिया के जितने एसेट्स हैं इनको लिक्विडेट करते हैं और वो पैसे जो हम यूक्रेन को दे देते हैं, यानी $300 बिलियन रशिया का पकड़ के हम यूक्रेन को दे देते हैं। अब इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं, तो ठीक है। उसके ऊपर सऊदी अरेबिया की अब धमकी आती है। ये कितनी अहम बात है कि सऊदी अरेबिया ने अपना वज़न किधर डाल दिया चाइना और रशिया के साथ, जो सारी उम्र अमेरिका का मरहूने मिन्नत रहा, सारी उम्र जिसको हम कहते थे अमेरिका के सर पे यहाँ पे हमारा IG बना रहा, सारी उम्र अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिकन उसकी पॉलिसी बनाते, चाहे वो आराम को उसके शेयर्स को बेचना हो, उसको पब्लिक लिमिटेड करना हो, चाहे ऑयल के ऊपर को पॉलिसी हो, ओपेक गाइडिंग, ये वो हर चीज़ अमेरिका कंट्रोल करता था, हत्ता कि उनका तेल जो है वो भी डॉलर से लिंक्ड है। और अब सऊदी अरेबिया उनके सामने खड़ा होके वो ये बात कर रहा है, क्योंकि G7 तो बना ही अमेरिका की वजह से था, बनवाया ही अमेरिका ने है, और यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल है, उसमें बरतानिया भी शामिल है। तो अब इसने, सऊदी अरेबिया ने क्या थ्रेट दी कि हम तुम्हारा डेट जो है उसको स्वैप कर देंगे। यानी सऊदी अरेबिया ने उनके पता नहीं कितने
बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के। और बेसिकली धमकी ये है कि तुमने अगर रशिया के साथ कुछ किया तो तुम्हारे जितने एसेट्स हमारे पास हैं हम उनको लिक्विडेट कर देंगे, तुम्हारी करेंसी जो है वो तबाह हो जाएगी, वो आसमान से लग जाएगी जाके, तुम्हारे अंदर जो इन्फ्लेशन है वो तुमसे काबू नहीं होगा, और तुम्हारे अंदर जो भूख नंग और अफलास पैदा हो रही है वो फिर आसमान को छू जाएगी। तो अब ये बहुत बड़ी धमकी है और पूरा यूरोप जो है वो इसमें हिला हुआ है कि हम करें तो क्या करें और करें ना तो क्या ना करें। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। ऊपर से सऊदी अरेबिया ऑलरेडी रिकंसिडर कर रहा है कि अगले साल से वो डॉलर को ऑयल से डीलिंक कर देगा। चाइना से उन्होंने डील कर ली भी है कि जी आपसे तेल जो है हम युआन में करेंगे। किसी और को वो कहते हैं कि जी आपने बताएं किस करेंसी में करना है, आपने किसी और करेंसी में करना है तो बताएं, हम उसके लिए वी आर ओपन टू दैट। अब वो डॉलर की शर्त ख़त्म हो गई। तो ऑफिशियली अगर अगले साल ओपेक जो है वो डॉलर को छोड़ देता है तो डॉलर का इस वक्त जो एसेट है पूरी दुनिया में वो ना गोल्ड है ना कुछ और है, वो ऑयल था या ऑयल है। तो जब ऑयल उससे अलग हो जाएगा तो ये डॉलर की फ़्लाइट जो है ये आप देख लें कि ये एकदम से लैंड होना शुरू हो जाएगी और एक कितना एक मुश्किल टाइम उनके लिए आ जाएगा कि उसको सस्टेन करके रखें। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी याद रखिएगा कि इंडिया वो मुल्क है जो क्वाड कंट्रीज़ का हिस्सा है, वो ममालिक जो चाइना के सामने एक दीवार बन के खड़े हुए हैं और वो नेवल एक्सरसाइजेज और साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल लेने के लिए सारा कुछ वो उन ममालिक में से है जिस साथ टॉप लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है अमेरिका की। अब नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए तो उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला और मोदी को प्यूटिन जो है वो खुद अपनी फार्म हाउस की सैर कराते रहे, खुद उसको गाड़ी ड्राइव करते रहे, गाड़ी तो नहीं वो गोल्फिंग कार्ट जो थी उसको ड्राइव भी करते रहे और उनको दिखाते रहे कि ये मेरा फार्म है, ये व्हाटएवर। और उन्होंने मोदी के साथ अलग से मीटिंग की, कोई ऑफिशियल्स नहीं थे। और उस वक्त जब मीटिंग से निकले तो मोदी ने तमाम ऑफिशियल्स को कहा कि अब नीचे की लेवल की मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बात हो गई सारी, हमने सब चीज़ें फाइनल कर ली। 72 घंटे का ये विज़िट था, लेकिन 72 घंटे का ये विज़िट जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और अमेरिका के सीने पे छुरियाँ चला के चला गया, क्योंकि रशिया के सामने तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए। तो इंडिया बड़ा क्लियर है, इंडिया ने कहा कि जी हम तो इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे तो इनके साथ 70 साल से ट्रेड हो रहा है, हम तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 2 साल में जितना इंडिया ने उनसे पैसा बनाया है वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। वो इस तरह से कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा बहुत सस्ती कीमत, और तकरीबन आप समझे उन्होंने तकरीबन $70 बिलियन का क्रूड ऑयल 2 साल में रशिया से इंपोर्ट किया। उनके पास रिफाइनरी है जिसमें वो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और वहाँ से पूरे यूरोप को सप्लाई करते रहे। तो सिर्फ रशिया के तेल के ऊपर इंडिया ने पिछले 1.25 साल के अंदर कुछ 150-200 बिलियन डॉलर कमा लिया और इसका कुछ भी नहीं को कर सका, बातें करते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ खुलकर ट्रेड कर रहा है। अब इंडिया को बुरा कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बाज आने का कह सकते हैं, लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको 2 चीज़ें लगी उसको, जब अफगानिस्तान की जंग थी उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया, पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था, दूसरा पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है ये फिर एक दूसरे के साथ है। तो उसका अच्छा नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश इन्होंने तो चाइना के सामने नहीं खड़े होना जो इस खित्ते में है, तो अमेरिका पूरे खित्ते को तो हम नहीं छोड़ सकता था। तो इंडिया के साथ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चाइना के खिलाफ है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस वक्त उस सिचुएशन का इतना फ़ायदा उठा रहा है कि वो पूरे वेस्ट से वो तो कर रहा है, उससे जो फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका से और वेस्ट से वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन हैं रशिया वगैरह उनसे भी जितना फ़ायदा उठा सकता है इंडिया वो फ़ायदे उठा रहा है। तो देखिए ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी ही आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के
उनकी कमर तोड़ तोड़ के, अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, हम ये हरकतें कर रहे हैं। बोलने को तो हम ये कहते हैं कि जी आईटी में हमने रेवेन्यू कमाना है, जी आईटी हमारा फ्यूचर है, और आप ये देखें कि इस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चल रहा, इस मुल्क में ही ट्विटर पे बैन है या वो बंद है, इस मुल्क में ही हमारी जो बाकी ऐप्स हैं वो कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी बंद होती हैं, कभी खुलती हैं। इसी के ऊपर कवानीन बने जा रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। ये हमारे पूरे रीजन में हो रहा है। आर वी रेडी? आर वी रेडी टू टेक ऑन द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन आवर रीजन? कैन वी बेनिफिट फ्रॉम देम? इसका जवाब तो आपने मुझे देना अपने कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.